धर्मशाला के लोकप्रिय विधायक श्रीमान विशाल नहरिया जी, हमारे बैजनाथ के विधायक श्री मुल्कराज प्रेमी जी, इस जिला के अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग जी, धर्मशाला के मेयर श्री ओंकार नहरिया जी, सचिन जी एवं मेरे साथ बाकी 5 भाजपा के कार्यकर्ता मित्रों, इस प्रेस वार्ता में मैं भी सभी प्रेस मित्रों का यहाँ आने पर स्वागत एवं धन्यवाद करता हूँ। अब मैं अनुरोध करता हूँ माननीय उद्योग मंत्री जी से कि वह प्रेस वार्ता को संबोधन करें। धन्यवाद जी। आप सबको नमस्कार। कैसे बोलूं जोर से, कोशिश करूंगा मैं पूरी बात आपको समझ आए। मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कोई बात अगर रिपीट कर देंगे, अगर नहीं पता चलेगा तो। आज धर्मशाला में इस प्रेस वार्ता में जितने भी प्रेस के लोग आए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार, जो कि 4 वर्ष पूरे कर चुकी है, इन 4 वर्षों में हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो इंडस्ट्री है, हर क्षेत्र की अगर हम बात करें, पिछले 4 वर्षों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की जो चेष्टा इस सरकार ने की थी, उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। हमने शुरू में ही, जिस समय हम सरकार में आए, एक सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है। जिस समय सरकार आती है और सरकार आकर सबसे पहले किस प्रकार के निर्णय ले रही है, तो उन निर्णयों में सरकार ने आने पे सबसे पहला निर्णय, जो कि आम जनमानस के साथ जुड़ा हुआ था, आम व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ था, कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों के लिए जो पिछली सरकारों ने 20 प्रकार के काम किए थे, लेकिन उनमें उम्र एक बहुत बड़ा हर्डल थी। उस उम्र को कम करके जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक मदद करने की कोशिश की थी। ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि जिस समय स्टेटहुड डे आया, उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से जिन लोगों को पेंशन लगती है, जिन लोगों को कोई लाभ मिलते हैं, जिसमें न्यूनतम जो आमदन है वो 35,000 रुपये थी, और उस 35,000 की जो मिनिमम जो इनकम का क्राइटेरिया था, उसके कारण से बहुत से पात्र लोग रह जाते थे। और उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया कि वो जो 35,000 की जो सीमा है, उसको 35,000 से बढ़ाकर 50,000 किया। इसी तरीके से अगर हम मानवीय दृष्टिकोण की बात करें, तो इसी तरीके से 25 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि जिस गरीब के घर में बिजली के 60 यूनिट तक खपत होती है, उनको पूर्ण रूप से जो बिजली का जो पैसा देना पड़ता है, उसको जो उसका बिल आता है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और उसके साथ साथ वो पात्र लोग जो 125 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, जिनको 1 रुपये 90 पैसे जो यूनिट है वो पड़ता था, वो 1 रुपये 90 पैसे से कम करके 1 रुपया उनको किया है। ये भी एक बहुत बड़ी राहत गरीब व्यक्ति को देने की कोशिश की है। किसानों को भी उसमें लाभ देने की कोशिश की गई है, और उसमें जो यूनिट उनको 50 पैसे पड़ता था, उस 50 पैसे के यूनिट को घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। हमारी सरकार ने उसी दिन हमारे जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के लिए भी, जो लगभग जिनकी संख्या 2,25,000 बनती है, इन कर्मचारियों को भी 6,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ देने की बात की गई है। और
पहले ये बोला गया था कि जिन लोगों को नए वेतनमान लेने हैं उनके लिए 2 फार्मूले दिए गए थे, लेकिन कर्मचारी लोग कहते हैं कि इन 2 फार्मूलों से हमारी बात नहीं बनती है, हमें एक तीसरा विकल्प दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3rd विकल्प को भी जो अडॉप्ट करने की घोषणा उस दिन की है। इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंजाब की तर्ज के ऊपर जो हमारे पेंशनर्स हैं उनको पंजाब की तर्ज के ऊपर पेंशन जो है वो दी जाएगी, जिसमें लगभग 1,75,000 पेंशन धारकों को लगभग 2,000 करोड़ रुपए का लाभ जो है, वित्तीय लाभ जो है वो प्रदान होगा। इसी प्रकार से प्रदेश के कर्मचारियों को जो केंद्र की सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 31% महंगाई भत्ता जो है वो देने की भी घोषणा की गई है। इसी तरीके से लंबे समय से जो चर्चा आती थी, अखबारों में भी आता था कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उन पुलिसकर्मियों की जो वेतनमान में ग्रेड पे में एक हर्डल रहती थी, उस हर्डल को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूर किया है और उन्होंने ये घोषणा की है कि वर्ष 2015 के बाद जो कांस्टेबल नियुक्त हुए हैं उनको बाकी कर्मचारियों की तर्ज के ऊपर उच्च वेतनमान के लिए वो लोग भी पात्र होंगे और ये जो डिसीजन है ये तुरंत प्रभावशाली होगा। तो इस तरीके से ये चाहे 4 वर्ष पहले की बात है, चाहे 4 वर्ष बाद की बात है, एक कोशिश की गई है हमारी सरकार की तरफ से कि गरीब व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का, कर्मचारियों का, किसानों का, उनको हर तरीके से जो है वो लाभ दिए जा सके। हमारी सरकार ने, मैं कुछ स्कीमों के बारे में भी बताना चाहूंगा कि प्रमुख रूप से जो आज सभी के टॉक ऑफ द टाउन बने हैं, हर व्यक्ति के मुंह के ऊपर है कि अगर केंद्र सरकार ने किसी प्रकार की कोई योजना शुरू की है तो उसी का अनुसरण करते हुए जो लोग उस योजना का लाभ नहीं ले पाए, उसी प्रकार की योजना जो है वो हिमाचल सरकार ने शुरू की है। उसी के चलते हुए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, जिसके अंतर्गत लगभग 3,23,000 लोग जो हैं, परिवार जो है वो निःशुल्क गैस कनेक्शन ले रहे हैं, जिसके ऊपर लगभग 119 करोड़ रुपया खर्च आ रहा है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना, जिसको हिम केयर योजना के नाम से बोला जाता है, इसमें भी लगभग 5,17,000 पात्र लोग जो है पंजीकृत हुए हैं और इनमें से 2,20,000 लोगों का निःशुल्क जो है वो इलाज हुआ है और इसके ऊपर लगभग 207 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हुआ है। एक अपने प्रकार की अनूठी योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसका नाम मुख्यमंत्री सहारा योजना है। जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, काम करने में अक्षम नहीं है, तो उसके लिए भी एक मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत की गई, जिसमें उस व्यक्ति को 3,000 रुपया की जो मासिक सहायता जो है वो दी जाती है। इसमें भी हिमाचल प्रदेश के अंदर 17,999 लोगों को इसका लाभ मिला है और लगभग 60 करोड़ रुपया जो है वो इसके ऊपर खर्च हुआ है। मैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसका मैं मंत्री भी हूं, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, यह भी एक ऐसी योजना है जिस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो और वो नौकरी लेने के लिए बाहर ना जाए, लेकिन बाकियों को नौकरी देने के लिए वो हिमाचल प्रदेश में ही काम करे। तो उसमें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से, जिसमें 18 से 45 वर्ष के नौजवानों को और 18 से 50 वर्ष की विधवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाई गई, जिसमें आज तक 2,593 इकाइयां इस योजना के अंतर्गत लगी हैं और इसमें लगभग 147 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। और अभी पिछले दिनों जब नौजवानों से इसके ऊपर वर्कशॉप हुई, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में कुछ और योजनाओं को भी जोड़ा जाए। तो इसी वर्ष 18 नई योजनाएं, चाहे उसमें डेयरी है, चाहे उसमें फिशरी है, चाहे कुछ और है, उन चीज़ों को भी जोड़ा गया है
और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 18 नई योजनाएं जो है वो ली गई हैं। इसी तरीके से मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, जिसमें जो नौजवान इनोवेटिव आइडिया लेके कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए उसको हम एक वर्ष तक 25,000 प्रति माह देते हैं, उसके इनोवेटिव आइडियाज को वो और प्रमोट करे। और जो हमारे सेंटर्स हैं वहां पे 3 वर्षों के लिए 30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जो है वो उनको दी जाती है। आपको बताते हुए मुझे ये प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश के नौजवान ने 191 स्टार्टअप जो हैं वो आज तक जो है उन लोगों ने 191 स्टार्टअप के ऊपर जो है वो काम हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। इसी तरीके से और भी बहुत सी योजना है, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। और एक विषय जो मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि इन सारी चीजों के साथ साथ ये एक सबसे बड़ा काम हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है कि इस कोरोना काल में जिस समय जो हमें टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिस स्टेट के अंदर हमने जो टीके लगाने का काम है, इसको जो दोनों फेजेज हैं उन दोनों फेजेज में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे हम लोगों ने काम किया है। और इसके साथ साथ अच्छा हेल्थ में काम होने की झलक ये इंडिया टुडे ने 2021 से जारी मोस्ट इंप्रूव्ड विंग स्टेटस इन हेल्थ सर्वे में हिमाचल प्रदेश जो है पूरे देश में नंबर 1 रहा है। इसी तरीके से स्टेट ऑफ द स्टेटस अवार्ड 2020 में जो स्वास्थ्य क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने के लिए उसमें भी ये हमारा जो प्रदेश है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपके ध्यान में मैं और भी बातें लाना चाहता हूं कि जिस तरीके से अलग अलग विभागों के अंदर एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये केवल हिमाचल प्रदेश में ही है कि जहां पर इतनी ज्यादा हमने इन चीजों की बढ़ोतरी की है। ये जो BOCW है, कामगार बोर्ड है, मनरेगा में काम करने वाला व्यक्ति जिसका पंजीकरण BOCW से हो जाता है, उनके लिए भी बहुत बड़े लाभ आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने दिए हैं। वैसे तो लाभों की जो सीरी है वो बड़ी लंबी चौड़ी है, मोटी मोटी बात आपके ध्यान में लानी चाहता हूं। मनरेगा में अगर कोई महिला काम कर रही है और वो महिला काम वहां करते करते मनरेगा में अनफॉर्चुनेटली वो विधवा हो जाती है, तो जिस प्रकार से विधवा पेंशन सरकारें उनको लगाती हैं, BOCW की तरफ से भी 1500 रुपए की विधवा पेंशन उनको एडिशन में दी जाती है, जो केवल और केवल हिमाचल प्रदेश में है। मुख्यमंत्री आवास योजना में अगर किसी को मकान बनाने के लिए 1,75,000 रुपया मिलता है, तो अगर कोई मनरेगा में पंजीकृत है तो हिमाचल प्रदेश सरकार उनको 1,75,000 रुपए के साथ साथ 1,50,000 रुपए की एक्स्ट्रा जो है वो मदद करता है मकान बनाने के लिए। ये केवल और केवल हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा मनरेगा में काम करने वाले जो हमारे साथी हैं, भाई और बहनें हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए 12,000 रुपए से लेके 1,20,000 अलग अलग श्रेणियों में, किसी की बच्ची PhD कर रही है, किसी की बच्ची पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, उनकी अलग अलग स्लैब बनाई गई हैं, लेकिन जो 15,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक जो है वो इसमें दिया जाता है। इसी तरीके से इंडस्ट्री विभाग के अंदर भी हमने जो कोशिश की है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की गई, 2 बार उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग और सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, अभी सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, और उस सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग में भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जिसमें 287 इन्वेस्टर्स ने MOU साइन किए हैं, और इन MOU की जो अमाउंट बनता है जो 28,197 बनता है। एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है ये इन MOU के माध्यम से यहाँ आया है। हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में मेडिकल डिवाइस पार्क हिंदुस्तान में केवल 3 स्टेट्स को मिला है, केवल 3 स्टेट्स को मिला है।
और ये मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को भी मिला है, जिसमें ये नालागढ़ में जो है वो जो बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी 100 करोड़ रुपया जो है वो हमें मदद के रूप में मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा हमने एमएसएमई जो प्रोजेक्ट्स हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, हमने जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर जो है वो टाली हाल में बन रहा है ऊना में, विद द कॉस्ट ऑफ 17.32 करोड़, 17 करोड़ के करीब उसके ऊपर खर्चा आ रहा है। और परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट 12 करोड़ रुपया है, ये वहां पर भी ये काम चल रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, जिनमें जो डिफेंस के अंदर जो हमारा जो चीजें बनती हैं, जो उस संदर्भ में एक SMPP नाम से एक डिफेंस पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर डेवलप होगा, जिसके ऊपर लगभग 3000 करोड़ रुपया खर्च होगा और उसमें 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा ग्रुप किन्वान नाम से आ रहा है, जो वो भी 850 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे और लगभग 500 लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, इसने भी एक नया प्रोजेक्ट लेकर अभी आए हैं, जिसके ऊपर 500 करोड़ रुपया खर्च होगा और लगभग 3360 लोग उसमें लगेंगे। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का हमारा कल्चर है, उस तरीके से जो लोकल हमारे लोग हैं, लोकल काम करने वाले लोग हैं, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर जो हैं वो खोले गए हैं। उनमें से एक जो क्लस्टर है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है। इसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की भी बात आई है, वो एक फूड क्लस्टरिंग जो है उसके लिए जो नाम चिन्हित किए गए हैं, एक जिला कांगड़ा है और दूसरा जिला मंडी है। हमारी सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि हम हर फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और ये जो सरकार है, ये कर्मचारी हितैषी सरकार है, ये नौजवानों की हितैषी सरकार है। और हमारी सरकार ने समय समय के ऊपर जो पिछले 4 वर्षों के अंदर मेन जो बातें हुई हैं, उनके ऊपर मैंने आपका ध्यान लाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपने बात लाने की और इसकी धर्मशाला में पिछले लंबे समय से IT पार्क प्रपोज है, उसकी क्या वस्तुस्थिति है और कब तक मूर्त रूप धारण करेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये जो आपके ध्यान में रहे कि हमने अब एक मेडिकल डिवाइस की बात की है। मेडिकल डिवाइस पार्क का मतलब है कि गवर्नमेंट की ये मंशा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस आए, मेडिकल डिवाइस बनाने वाले लोग आए, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आए। इसी तरीके से हमने कांगड़ा के अंदर IT के लिए एक जगह प्रमोट कर दी कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे, और यहाँ कोई भी IT के साथ रिलेटेड काम करना चाहता है। मैं नहीं बोल रहा, मेरी आवाज कम है? हाँ, तो हमने पार्क एस्टैब्लिश करने की बात कही है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आएंगे, और जो इन्वेस्टमेंट करने की बात है उसमें 2 या 3 जो पार्टीज हैं, उन लोगों ने अपना इंटरेस्ट भी वहां पे दिखाया है। लेकिन उसके साथ साथ जो कोई यहां आना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि स्टेट की तरफ से और इंसेंटिव उनको दिए जाए। हमने अभी जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, हमने उसमें व्यवस्थाएं भी खड़ी की हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में वहां कोई ना कोई आएगा और नया काम शुरू होगा। सर, आप एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, तो युवाओं के जो यहाँ हिमाचल का जो यूथ है सर, उसको स्टेट में ही नौकरी मिल जाए सर, उसके लिए सर क्या गवर्नमेंट का प्रयास है आपके डिपार्टमेंट का? मैंने अभी इस विषय के ऊपर आपको जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश की जो टोपोग्राफी है उसके अकॉर्डिंगली इस क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गुड गवर्नेंस, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत बड़ा जंप लगाया है। इन सारी चीज़ों के कारण से जो इंडस्ट्री है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ आकर्षित हुई है, जबकि हमारे साथ की जो स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स का जो आप ये कह सकते हैं कि वो उनका वहाँ का वातावरण इंडस्ट्री के अनुकूल है, लेकिन वहाँ लोग नहीं जा रहे, वो यहाँ आ रहे हैं और उसका लाभ हमारे नौजवानों को मिल रहा है।
पहले हिमाचल प्रदेश का नौजवान केवल और केवल वर्कर कैटेगरी में इंडस्ट्री के अंदर जाता था। आज आप लोग सर्वे करिए, आज वहां पे MBA वाला भी जा रहा है, आज वहां पे ITI भी जा रहा है, आज वहां पे टेक्नोक्रेट भी जा रहा है, आज वहां पे डिग्री वाला भी जा रहा है। तो इस तरफ पिछले 4 वर्षों में एक बहुत बड़ा प्रयास ये किया गया है कि हमारा नौजवान और हमारे नौजवान की जो योग्यता है उसको हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और एक मैंने जो महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में बात की है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, वो योजना अगर उसका मूल उद्देश्य देखा जाए तो उसका मूल उद्देश्य यही है कि हिमाचल प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो हिमाचल के अंदर ही। उसमें बहुत बड़ी सब्सिडी हम लोगों ने दी है। बैंकर्स के साथ हम लगातार बैठते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस समय हम बैठते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती हैं। तो नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े करने की दिशा में जो एक महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने किया है। विक्रम जी 2017 में सुशासन की वायदा करके आप सरकार बनाए थे। 14,81,000 उस वक्त रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ था। आज 27 लाख यूथ है। सरकार 4 साल में तमाम योजना हिमाचल प्रदेश में लाएगी। योजना लाने के बावजूद भी लाखों बेरोजगारों की संख्या अब तक क्यों बढ़ी? आपके ध्यान में रहे ये बात, आप कहाँ से फिगर उठा के लाए हैं? ये जो आपने फिगर बोली है, हाँ सुनिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर जो फिगर होता है उस फिगर के अंदर इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला व्यक्ति अपना नाम नहीं कटवाता जाके कि मैंने इंडस्ट्री के अंदर नौकरी ले ली है। वो इंडस्ट्री के अंदर काम भी करता है और वहां पर सरकारी नौकरी के लिए कि वेट करने के लिए वहां नाम भी खड़ा रखता है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम इन सारे विषयों को, क्योंकि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो आपने बोला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमने इसमें एक कैटेगराइज किया है, अभी हमने एक कंपनी हायर कर रहे हैं, उसमें वस्तु स्थिति क्लियर हो कि सचमुच में जो व्यक्ति राकेश कुमार के नाम का जो नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड है, क्या घर में बैठा है, ये अनएम्प्लॉयड है। और जिस समय हमने इसके ऊपर ट्रायल बेसिस के ऊपर देखा, 100 में से 85 लोग ऐसे निकले जो जगह जगह के ऊपर नौकरी कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के ऊपर काम करने की बात है। और ये जो फिगर आप बोल रहे हैं, ये फिगर इसी प्रकार से बनी है। जो हजारों लोगों को रोजगार इंडस्ट्री के अंदर मिला है, उन लोगों के नाम वहां भी रजिस्टर्ड है और खड़े। सर, इन सभी जो बेरोजगार हाँ जी, हाँ जी। जो ये सभी बेरोजगार होंगे, इनमें से सिर्फ टर्नओवर रेशियो सर 191 है स्टार्टअप के अकॉर्डिंग, जो आपने बताया 191 लोग जो हैं स्टार्टअप के बेनिफिट ले। हाँ, यस सर, वो फिगर काफी कम है। क्या युवा आगे नहीं आ रहे कि सरकार की तरफ से थोड़ा सा गैप है क्या? ये जो 191 वो लोग हैं जो केवल और केवल बैसाखियों के सहारे आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये वो लोग हैं जो अपने दिमाग का खुला प्रयोग करके नया आइडिया लेके आगे आते हैं। हमने उनको प्रोत्साहित करने के लिए 1 वर्ष के लिए 25,000 रुपया पर मंथ, उसके बाद 30 लाख रुपए तक की अलग से मदद सरकार की तरफ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यह है कि मेरा बच्चा, मेरा नौजवान कितना क्रिएटिव है, और जो भी क्रिएटिव यहाँ पे आ रहे हैं उनको ही हम मदद कर रहे हैं। और ये संख्या जितनी, इसके लिए जो बजट है वो भी खर्च नहीं हो रहा भाई, जितना हमने रखा है वो भी नहीं हो रहा। और उसके लिए फिर हम लोगों ने एक नया काम शुरू किया है, हमने कुछ वर्कशॉप शुरू की हैं। हमने जो बड़े बड़े अपने इंस्टीट्यूशंस है, IITs हैं, उनमें हमने ये कहा है कि जो हमारा नौजवान जो बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के आता है उनको इस दिशा के अंदर ट्रेनिंग दी जाए। मुझे लगता है नंबर बढ़ेगा। सर, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत क्या सरकार के पास अभी ये आंकड़ा है कि पूरे 4 साल में कितने लोगों को, प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी मिली और कितने लोगों को बेरोजगारी से हटा करके प्राइवेट उद्योग डिपार्टमेंट में रोजगार दिया गया? मेरे पास इस समय एग्जैक्ट डाटा नहीं है। हाँ, मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास इस समय एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि कितने लोगों को इतना मिला, कितने को इतना मिला। इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चीजें हमने बोली थी 70% ऑफ हिमाचली, उसमें जिन लोगों ने वायलेशन किया है उनको हमने बड़ी उनसे सख्ती से पेश आए और उसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और अब आपके ध्यान में और रहे, इंडस्ट्री वाला पेज देना, इंडस्ट्री यही है। आपके ध्यान में एक विषय और लाना चाहता हूं कि पैकेज ऑफ इंसेंटिव किसके लिए इंप्लीमेंट होगा। जो हमने जो पैकेज दे रहे हैं, स्टेट ने भी पैकेज देना शुरू किया है ना जी, तो हाँ जी सर, हाँ जी, उसमें पैकेज किसको मिलेगा? पैकेज उसको मिलेगा एक कैटेगरी में
जिस व्यक्ति ने अगर 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो डायरेक्टली जो एम्प्लॉयमेंट जो मिले 300 लोगों को मिले वो शो करेगा, उसके बाद उसको पैकेज मिलेगा। इसी प्रकार से जो बी कैटेगरी है, उस बी कैटेगरी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ का है और वो 250 लोगों को रोजगार देता है, उसके बाद उसको वो इंसेंटिव मिलेंगे। इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी है जिसमें 150 करोड़ रुपया अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको 100 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। कई बार हम जाते हैं ना जी, वो बोलते हैं कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, वो कहता 200 को, हम कहते हैं बताओ, कहता जी 150 ऐसे हैं जिनको इनडायरेक्ट मिला है। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट शो करना पड़ेगा, उसके बाद उनको इंसेंटिव मिलेगी। सर कल बजट सत्र हुआ, हिमाचल को बजट सत्र में क्या कुछ मिला सर? उम्मीदें बहुत लगाई गई थी, प्रयास बहुत लगाया गया था, लेकिन यहाँ के अनुकूल कुछ ही नहीं मिला, ऐसा आवाम भी कह रही और विपक्ष भी कह रही। एक बात बड़ा क्लियर बोलना चाहता हूं, जब किसान सम्मान निधि योजना की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं तो क्या वो हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता है? एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो वहां से रिलीज होता है, तो क्या उसमें हिमाचल प्रदेश का नाम आता है या नहीं आता है? अभी एक पर्वतमाला नाम से एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है जिसमें स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश का नाम लिया है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हम एक नई योजना दे रहे हैं जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी नए तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और उसमें हिमाचल स्पेसिफिक है। फार्मर्स के लिए जो स्कीमें आई हैं उसमें हिमाचल आता है, नौजवानों के लिए जो स्कीमें आई हैं वो हिमाचल आता है उसके लिए। और मुझे ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर ये बात कहना कि हिमाचल का वहाँ कोई नाम नहीं आया, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो भी स्कीमें चली हैं, जितनी भी स्कीमें आई हैं, हर स्कीम का लाभ हिमाचल प्रदेश के नौजवान को, महिला को, पुरुष को मिलने वाला है। इसलिए इस प्रकार की बात बोलना ये तर्कसंगत नहीं है। सर सीमेंट के दामों पर भी कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, बोलिए आप क्या पूछना चाहते हैं? कीमत उछलती चली जा रही है, हाँ, उस पर भी कुछ? 5-7 दिन में पता चल जाएगा आपको, विद इन 5 और 7 डेज। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो एचआरटीसी का प्रभाव भी आपके पास है, वहाँ पर स्टाफ का काफ़ी देखें हम लोग तो बहुत मोटा है और वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में सरकार किस दिशा में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की किस तरह से? अभी आपके ध्यान में है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक बहुत बड़ी संख्या में कंडक्टर भर्ती किए, ड्राइवर भर्ती किए हैं, 300 के करीब अब नए ड्राइवर्स को भर्ती करने जा रहे हैं। दफ्तर के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहाँ पे JOIT जिसका विषय बार बार आता है, वो कोई भी R&P रूल्स के कारण से, कभी कोर्ट के कारण से, उसको भी हम ठीक करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पे भर्ती करने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि कि जो HRTC है, ये पिछले कई कारण हैं, मैं उनका यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहता, जिसके कारण से HRTC को बड़ा भारी घाटा भी हुआ है। हम सही दिशा में चले हैं, आने वाले दिनों में 205 नई बसेस मेरे ख्याल मार्च में हम उसको ऐड करेंगे। उसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लेके आए हैं ताकि उस तरफ भी हमारा जो है, हमारी स्टेट जिस प्रकार का यहाँ का वातावरण है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लेके आए हैं। मुझे लगता है उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे और उस पॉलिसी को हम HRTC में भी इन्वॉल्व करेंगे तो इसका भी फायदा हमें मिलेगा। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की आपने बात की, इसमें एक खामी थी कि जो पंजीकरण है इन गाड़ियों का, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें ग्रीन टैक्स जो है वो लिया जा रहा था, उसको लेकर कोई संशोधन किया जा रहा है? जिस समय कोई पॉलिसी आती है तो उसको हम पब्लिक डोमेन पे डालते हैं और पब्लिक डोमेन के ऊपर अगर किसी ने, जैसा आपने बताया है, अब तो मेरे ध्यान में भी आ गया, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और अगर कुछ लोगों ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किए होंगे तो निश्चित तौर से उसको ठीक किया जाएगा। सर स्वावलंबन योजना के तहत जितने यूनिट्स रखते हैं, जो भी बेरोजगार युवा यूनिट्स बनाते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा है जो 2 या 3 साल के बाद यूनिट बंद हो जाता है, तो इसको लेकर भी क्या कार्य किए जाएंगे? हमने बच्चों को प्रोत्साहन करने का काम तो करना है, लेकिन डिमोरलाइज करने का काम नहीं करना है। अगर मेरा बच्चा काम करते करते, हिमाचल प्रदेश का नौजवान काम करते करते उसको घाटा हो गया, उसको किसी प्रकार की समस्या आ गई, तो उसके लिए मदद करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे। मदद की हाँ, मदद करेंगे। विक्रम जी एक सवाल आखिरी है। पूर्व